ने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हाउ दे बिकम रिसोर्स. So I discussed with you three elements. That one was education, then skill and training, and health. So education, skill and training are interrelated, and health is the other very important aspect, which is which makes a population human capital. मानव पूंजी बनाने में हेल्थ का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अगर एक जो मनुष्य है वो स्वस्थ नहीं होगा तो वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा अपने वर्क एरिया में, और उसके ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, उसकी फैमिली का, कंट्री का, और वो उसके बदले में रिटर्न कम दे पाएगा. That's why healthy human beings are a great asset for a country. Firm, now we are going to start. Firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? Here they are asking a question. Suppose if there is any firm here means any company, any business sector, any school, college, anything who employs people for work. तो कोई भी इंडस्ट्री है, या कोई स्कूल ही ले लो आप, या कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो जो अपने वर्कर्स को हायर करते, तो क्या वो ऐसे लोगों को अपने काम देना पसंद करेंगे जो कि बीमार होते हैं? आई डोंट थिंक सो. तो अगर कोई भी इल हेल्थ है, जिसको भी, जो बीमार आदमी, उसे कोई भी एम्प्लॉय करना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि सबको पता है कि दैट पर्सन विल नॉट वर्क एफिशिएंटली, और माइट he will be on leave for maximum time. So he will not be a asset for the country. Later on he can become a liability means burden. So nobody wants to employ such a person who is always ill. That's why a healthy person जो है उसकी डिमांड होती है, और ताकि वो एक्टिवली काम कर पाए. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी. इफ अ पर्सन इज हेल्दी, हेल्दी आप समझ रहे हो ना, कि प्रॉपर फिट है, कोई उसको बीमार, हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल बॉडी बिल्डर बना के बैठे हो तो आप हेल्दी हो. ऐसा नहीं है. हेल्दी मीन्स कि आप जो है बिल्कुल किसी भी रोग से ग्रसित नहीं हो, यू आर नॉट इल, कोई बीमारी नहीं है आपको, आपके अंदर इम्यूनिटी अच्छी है, फाइट इलनेस से जो है फाइट करने की इम्यूनिटी आपके अंदर अच्छी है, तो आप जो है एक स्वस्थ व्यक्ति हो. He she will not be able to maximize his output to overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. सो हेल्थ जो है वो सिर्फ काम करने के लिए नहीं, आपकी खुद की जो क्षमता, आपके खुद के जो है लाइफ को भी बेहतर बनाने के लिए जो है हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप जो है काम करना तो दूर की बात, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ भी आप बेहतर नहीं बना सकते हो. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. That's why the government of different countries also want their population to be healthy without any illness, so that they can contribute effectively in the country's development. Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional services, with a special focus on the underprivileged segment of the population. So, in India also, the aim of our government is the accessibility of healthcare to all the people. It means that in India, there should a number of hospitals should be there, so that even अमीर लोग तो किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, बट जो गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, उनके पहुंच में भी हॉस्पिटल सर्विसेज रहे, हेल्थ केयर सर्विसेज रहे. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. जगह जगह आप देखोगे नियर विलेजेस और इन द विलेजेस आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं, या फिर आपको एक इवन एक गांव में भी जो है आपके एक डॉक्टर, एक नर्स जो है एम्प्लॉय किए जाते हैं, और एक हॉस्पिटल अच्छा रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छा बनाया जाता है. औरतों के लिए अलग से हॉस्पिटल रहता है, जहाँ पे वो उनका जो है जब उनकी डिलीवरी होती है, उसको वो उनके बच्चे पैदा करने वाली सारी सर्विसेज उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में दी जाती है. तो कोई भी व्यक्ति जो है उसे हेल्थ केयर सर्विसेज से वो अनदेखा ना रहे, उसे हेल्थ केयर सर्विस प्रॉपर मिल पाए, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर्स बनाती है, जो मैंने आपको बता दिया है. फैमिली वेलफेयर और फैमिली वेलफेयर पे ध्यान देना. Then nutritional services means that citizens are getting proper meal. जैसे आपका मिड डे मील आपने एजुकेशन में पढ़ा, ताकि बच्चों को वहाँ पे खाना मिल जाए, या फिर सरकार जो है कम रेट पर चावल गेहूं जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है दे कैन गेट प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड.
तो अंडर प्रिविलेज जो पॉपुलेशन है, अंडर प्रिविलेज मीन्स दोज हु आर पुअर, हु कैन नॉट अफोर्ड meals 3 times meals per day, they are underprivileged people in the country, and our government focuses on these type of people mainly. अगर ये लोग सही हो गए तो फिर ओवरऑल पॉपुलेशन जो है हमारी जो है बेहतर हो जाएगी. ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary, and tertiary sector in government as well as in the private sector. So in the last 50 years, decade means 10 years. So 5 decade means 50 years. In 50 years, India has developed so much that India has we have world class hospitals in the major metropolitan cities, and even if we have good service and quality hospitals in the district. And वो भी हॉस्पिटल कौन से हैं? गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स. गवर्नमेंट ने तो हर जगह मतलब अपने हेल्थ केयर सेंटर्स बना रखे हैं, एंड ताकि उसमें जो भी मिडिल क्लास है या फिर आपके जो अंडर प्रिविलेज क्लास पीपल है, दे कैन ऑल्सो अफोर्ड दैट ट्रीटमेंट. दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, और एट अ वेरी लेस कॉस्ट. 1-2 रुपए की पर्ची बनती है, बस उसमें दवाई की जो खरीदी तो वो खर्चा होता है, बाकी जो है फ्री होता है. तो सरकार ने काफी मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज पे खर्चा किया है. Now we should study this fact. These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. So because of the effort of our government has worked very efficiently, and as a result, our life expectancy has increased to 68 years approximately. You know, when we got independence in around 1948, our life expectancy was just 37 years. मतलब भारत का औसतन एक आदमी एवरेज 37 ईयर ही जी पाता था, क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं था, प्रॉपर फूड नहीं था, हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं थी, छोटी मोटी बीमारियों से भी लोग मर जाया करते थे. सो हमारी जो अप्रोक्सीमेट एज थी हमारे इंडिया के लोगों की, वो थी 37 ईयर्स. मतलब मैक्सिमम आदमी 37 ईयर्स तक जीते थे, उससे आगे जीते थे, लेकिन ये एवरेज एक आपका वो था लाइफ. इसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं कि एक देश के नागरिकों के से कितनी उम्मीद है कि वो कितना है ना कितने ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं. द एवरेज लाइफ ऑफ अ सिटीजन ऑफ अ पर्सन ऑफ अ कंट्री, एवरेज लाइफ. ठीक है, तो ये हमारा एवरेज लाइफ था. ऐसा नहीं कि 37 तक की पहुंच से सब मर जाते थे, 60 70 80 90 भी सब जीते थे, लेकिन औसतन यही था. मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग इतने एज और इसके आसपास में पहुंचने पर वो मतलब किसी ना किसी कारण से वो जी नहीं पाते थे. अब हम जापान की बात करें, जापान में आपका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उस समय भी 70 साल थी, 60 साल थी. लेकिन हमारे यहाँ पे अब जाके आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स, आफ्टर 50-60 years, now our life expectancy has increased to 68 years. Now the average person of India now lives 68 years approximately. Now infant mortality rate, I have already explained that infant means those children who are below 1 year of age. जो बच्चे 1 साल से कम एज के होते हैं उन्हें हम इन्फेंट कहते हैं. मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, और रेट तो आप जानते हो, दर. सो 1 साल से कम उम्र के बच्चे की जो मृत्यु दर होती है उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर और क्राइटेरिया टू शो द हेल्थ ऑफ अ कंट्री. If in a country, if in any country infant mortality rate is high, it means that health sector of that country or health status of that country is very poor. In most of the African countries, you will find that IMR is very high. It means like Ethiopia, Sudan, and Zaire, and their Congo. So there are many countries in Africa where most of the children below 1 year are not able to complete 1 year. They are not able to celebrate their first birthday, and before that only they die. And why? Because of poor health condition of mother and the child and poor health care services. ऐसा बहुत इंडिया में भी होता था, लेकिन अब ये जो है थोड़ा अभी बहुत हद तक कम हुआ है. इसको कंट्रोल किया गया, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि अब डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड स्पेशल सर्विसेज आर नाउ बीइंग गिवन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू दीज प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया. पूरा उनका मतलब प्रेग्नेंट होने से लेके बच्चा पैदा करने तक लेके पूरा जो है सरकार जो है उनको इवन गवर्नमेंट पैसे देती है. 6,000 रुपीज, मतलब 1,000 + 2,000 ऐसे करके गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो खाना वो मतलब जो औरतें वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट ले सके जब वो प्रेग्नेंट होती हैं. वरना इससे पहले बहुत सारी औरतें थी जो मर जाया जिनकी डेथ हो जाया करती थी, या फिर उनके क्योंकि वो प्रॉपर उनको खाना मिलता नहीं था.
न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिलती थी, और दो एक अपनी लाइफ को कैरी करना और बच्चे की लाइफ को कैरी करना, तो वो इतनी उनकी बॉडी जो है वीक हो जाती थी कि बॉडी इतनी वीक हो जाती थी कि वो मतलब या तो पहले ही मर जाते थे, या तो बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चा भी बहुत वीक होता था, या उसे कोई ना कोई बीमारी जो है, उसका इम्यूनिटी लेवल इतना लो होता था कि उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, बीमारी हो जाती थी, और 1 साल तक भी पूरा नहीं कर पाता था। तो ये इंडिया में भी काफी ज्यादा था, क्योंकि आपका जो है बच्चों जो नवजात बच्चे हैं, न्यूनेटल जो बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई फैसिलिटी इंडिया में उस समय अवेलेबल नहीं थी। तो ये चीजें जो है अब धीरे धीरे ये सब समझा गया है कि जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ बहुत जरूरी है, और अगर पैदा होते ही उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आगे चल के वो और बीमारी होते चले जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छे जो है मतलब जो विमेन हॉस्पिटल स्पेशली बनाए हैं, ताकि उसमें सिर्फ औरतों की ही डिलीवरी से लेकर पूरी हेल्थ केयर पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ध्यान दिया जाए। ठीक है, मतलब अल्ट्रासाउंड है, और दवाइयों का खर्चा है, ऑपरेशन का खर्चा है, तो बहुत पैसे खर्च जाते हैं जो एक आम आदमी उसको नहीं खर्चा कर सकता है। Now, crude birth rates have dropped to 20.4. देखो अच्छा ये दिया था, IMR has come down from 147 in 1951 to 34 in 2016. 147 जो है ये एक दर थी कि हर मतलब ये साल का होगा शायद, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। तो 147 जो है ये एक आपका परसेंटेज था कि बच्चे मर जाया करते थे, लेकिन अब ये घट के 34 हो गया है। क्रूड बर्थ रेट जो है वो भी कम हो गया है। तो ये सब जो है, इंक्रीज इन लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, involves the protection of children from infection, ensuring nutrition of both the mother and the चाइल्ड। तो इसका मतलब कि जो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये क्या शो करता है कि हमारे देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या है कि अब लोग जो है बेहतर लाइफ जी रहे हैं, उनके पास खाने पीने का पदार्थ बेहतर है, लोगों तक पहुंच अच्छी जा रही है, और इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बेहतर हुई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़ा है, और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, तभी तो हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अब हमारे देश में नवजात बच्चों के ऊपर और उनकी जो माताएं हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको बढ़ाने के लिए पूरा जो है काफी एफर्ट किया है। नाउ अब हम देखते हैं, ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप थोड़ा सा बस ऐसे पढ़ सकते हैं। देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन बेसिक फैसिलिटीज। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस in the country and 301 dental colleges. Just 4 states like Andhra, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. So only these 4 states have maximum number of colleges. ये medical colleges मतलब छोटे मोटे हॉस्पिटल तो हर जगह है, बट जो बड़े कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वो बहुत ही कम आपको भारत में मिलेंगे। तो ये मतलब हेल्थ की कंडीशन है। सो अगर आपको इफ यू वांट टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ हेल्थ कंडीशन ऑफ people of a country, then the two most important criterias are one is the infant mortality rate. If infant mortality rate is high of any country, it means the health condition is not very good. Similarly, next is your life expectancy. If the expected year of life of a person in any country is long, इट मीन्स कि वहाँ के लोग ज्यादा लंबी लाइफ जीते हैं, तो वो इसका मतलब क्या है कि वहाँ का जो हेल्थ कंडीशन है वो बेहतर है। एंड देन हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर वहाँ पे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और बेहतर क्वालिटी के हॉस्पिटल्स हैं उस देश में जितने ज्यादा होंगे, इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जो है हेल्थ केयर सर्विसेज बेहतर है। तो ये हेल्थ की चीजें जो आप अगर एग्जाम में आता है तो आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताना पड़ेगा, देन हेल्थ केयर सर्विसेज बतानी पड़ेंगी आपको, फैमिली प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, और जो भी आपको सब मैंने टिक मार्क कराया है, ये वाला पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन देखो आएगा, एक ही क्वेश्चन इस पे है, मैं आपको भी दिखा रही हूँ। अगर आप लास्ट में जाएंगी, ये देखिए इसमें है ये क्वेश्चन, कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ। मतलब जो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य होता है, वो एक इंडिविजुअल की वर्किंग लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। तो वो सब आपको जो है मैंने टिक करवाया था। देखिए अगर आप हेल्दी हैं तो ही आप जो है ढंग से काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने टिक मार्क करवाया था ना अभी आपको। हम्म, ये पूरा पैराग्राफ, आंसर 5।
वैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भेजे होंगे तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, और नहीं भेजे तो मुझे अभी बता देना इसके बाद। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी, यही सब जो है, मतलब अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उससे अपनी क्षमता का और अपनी एबिलिटी का अंदाजा मिल जाता है, रियलाइज हो जाता है, और उस हिसाब से काम करता है, और जो है जो उसका आउटपुट होता है वो भी मैक्सिमम होता है, बेहतर तरीके से वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। लेकिन अगर वो बीमार है तो उसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, और उसकी जो क्षमता है वो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो ये सब जो है इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये सब आप जानते ही हो। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी। बेरोजगारी हम तब कहते हैं जब हमारे अंदर क्षमता है काम करने की, हम हेल्दी भी हैं काम करने के लिए, बट हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, दोज पीपल हु वांट टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं एट द करंट वेजेस, की जो भी सैलरी मिल रही है उस पर वो काम करने से तैयार है, बट उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। कि हम काम करना चाहते हैं, जो हमें सैलरी मिल रही है उस पर हम काम करने के लिए तैयार हैं, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द जॉब, हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर कहाँ? Domestic domain. G2 and C2 are too small to be counted in the workforce population. Neither G2, C2 और शीला can be counted as unemployed। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई महिला है, if there is a woman who doesn't want to work outside her domestic domain, अपने घर से बाहर वो काम नहीं करना चाहती है, अपने घर में ही काम करना चाहती है, तो इसका मतलब कि शी इज नॉट अनएम्प्लॉयड, उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो घर के बाहर काम ही नहीं करना चाहती ना, वो अपने घर में काम करना चाहती। तो उस केस में भले ही वो जॉब नहीं कर रही है, वो पैसे नहीं कमा रही है, लेकिन उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, बिकॉज शी वांट्स टू वर्क इन हर होम ओनली, शी डजंट वांट टू गो आउटसाइड एंड वर्क इन एनी फर्म, तो इसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। सिमिलरली आप लोग जो बच्चे होते हैं जो 15 साल से कम एज के हैं, उन्हें भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज ये आपकी दिस इज नॉट द वर्किंग एज, from 1 to 15 years is not a working age. This is your age in which you are receiving education, then later on you will be equipped with the training and skill in some field, तो तब जाके आप जब 15 साल से ऊपर हो जाओगे तब आपको वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट किया जाएगा, अभी आप वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं हो। वर्किंग पॉपुलेशन क्या है? ओनली 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज। जो लोग भी भारत में 15 या 15 साल 59 ईयर्स के बीच में हैं, उनको हम वर्किंग कहते हैं, क्योंकि 60 साल होते ही आपको रिटायरमेंट की एज हो जाती है, तो वो आप वर्किंग नहीं रह जाते हैं। ठीक है। सो आप 14 साल से कम हो, सो यू आर नॉट वर्किंग पॉपुलेशन, तो आप अगर काम नहीं कर रहे हो तो हम आपको बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी काम करने की उम्र नहीं है। बट अगर आप 15 साल से ऊपर हो, आपके पास स्किल भी है, ट्रेनिंग भी है, आप काम करना भी चाहते हो, आप उस सैलरी के ऊपर काम करने के लिए तैयार भी हो कि 18,000 20,000 हमें मिल जाए तब भी हम काम करेंगे, लेकिन तब भी अगर नौकरी नहीं मिल रही, इसका मतलब आप तब जो है उस व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। सकाश ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, ये तो इतना मतलब ये। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन areas. Now in India we have two types of unemployment. One is rural unemployment and other is urban unemployment. रूरल हमारा जो बिल्कुल केस अलग है, अर्बन अलग है। अब हम देखते हैं कि रूरल में कैसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है और शहरों में कैसा होता है। The nature of unemployment different in rural and urban areas. In case of rural areas there is seasonal and disguised unemployment. ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो बेरोजगारी होती है वो अलग तरह की होती है। वहाँ पे मौसमी बेरोजगारी होती है और स्वच्छंद बेरोजगारी से हिंदी में कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? सीजनल वो होता है, इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, ये किस पे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बिकॉज यू नो दैट एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस ओनली फॉर फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर। जब तक मौसम होता है तब तक खेती होती है आपकी, मान लो 6 मंथ 7 मंथ, उसके बाद जो फार्मर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज सीजनल unemployment. Happens when people are not able to find jobs during some month of the
ईयर, जब साल के कुछ महीनों में उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर ओनली। देयर आर सर्टेन बिजी सीजंस व्हेन सोइंग, जैसे कि मान लो मानसून सीजन आया तो फार्मर्स क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं, फिर उस पर हार्वेस्टिंग होता है, फिर बीडिंग होता है, थ्रेशिंग होता है। तो ये मान लो आपने मार्च में गेहूं बोया, अप्रैल मई जून तक आपने, जुलाई तक आता, अगस्त सितंबर तक काट दिया आपने, तो ये 6 महीने तो आप बिजी रहे। लेकिन जैसे ही आपका मौसम का सीजन गया, जब आपने गेहूं चावल काट दिया, तो उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं रह जाता है। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज खेती आपकी साल के कुछ ही सीजन में की जाती है, बाकी टाइम जो फार्मर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है। डिसगाइज का मतलब क्या होता है कि लगता है कि लोग जो है वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास ये खेत है, ठीक है, ये भी गांव के क्षेत्र में ही पाया जाता है। एक खेत है हमारे पास, इतना ही साइज है इसका, और एक फैमिली में 4 आदमी है, मतलब कि मान लो 8 है टोटल, उसमें से 5 मान लो आदमी है, ठीक है, उसमें से 5 जो है मेल मेंबर हैं, जो वर्किंग एज के हैं। अब ये खेत जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा खेत है, इसमें सिर्फ 2 लोगों के काम करने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 2 लोग भी काम करें, मान लो 3 ही लोग इसमें काम करें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और खेती में होता क्या है, एक आदमी भी अगर खड़ा होकर काम करवा ले तो काम हो जाता है, उसको बस लेबर चाहिए होती है, बाहर से लेबर ले लो और अपना काम करवा लो। या फिर अगर घर के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 लोग मिलके मैक्सिमम इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन वो जो 2 है एक्स्ट्रा, वो भी इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि भाई उनका खेत है, तो 2 लोग इसमें काम और कर रहे हैं। तो ये जो 2 लोग हैं, ये क्या है, एक्स्ट्रा। तो ये देखने में तो लग रहा है कि काम कर रहे हैं, ये खेती में लगे हुए हैं, बट एक्चुअल इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कोई भी नहीं है। एक्चुअली दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। अगर ये ना भी रहे तो इनके बिना काम हो जाएगा। So these two people are appear to be employed, but actually they are not employed, they are not contributing in anything. So इनका जो भी काम है ये काउंट नहीं होगा, एंड इन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। आपने देखा होगा गांव में जो है खेत है, पिताजी खेती करवा रहे हैं, लड़का जो है, 1-2 लड़के हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है खेती में, उनके पिताजी अकेले भी करवा सकते हैं मैनेज, लेकिन वो लड़के उसी में लगे रहेंगे, ताकि वो, या तो उनको बाहर नौकरी नहीं मिल रही है तो उनके पास और कोई काम नहीं, तो उसी में लगे रहते हैं। तो वो जो 2 बच्चे हो गए, वो क्या होगा, दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। उनकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट स्टिल वो लग रहा है कि हाँ बस, हाँ थोड़ा सा बीज ले आए, मार्केट जाके थोड़ा सा कुछ ले आए, बस उनका काम यही हो गया। तो लग रहा है कि वो काम में बिजी है, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग। उसी तरह से मान लो कोई भी चीज ऐसी हो सकती है, कहीं कोई फैक्ट्री है जहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है, वहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो 2 लोग क्या हो जाएंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड, उनका कोई आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल दे आर वर्किंग। तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं, बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, दे आर वर्किंग, बट देयर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इज नथिंग। अगर इफ दे, इवन इफ दे आर नॉट, दे विल नॉट वर्क, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, और उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती, मतलब उनका प्रोडक्शन कुछ नहीं है उन लोगों का, वो बस ऐसे ही एंगेज है। नाउ नेक्स्ट इज अर्बन एरियाज। अब हम अर्बन एरियाज में देखते हैं, तो शहर के एरियाज में आपको समझ में आ चुका होगा, शहरों में सीजनल है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अब शहरों में कैसा होता है, नाउ इन अर्बन एरियाज मैनी यूथ, यहाँ पे क्या दिया हुआ नीचे, इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम। मतलब शहरों में मेन दिक्कत क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोग पढ़े लिखे हैं बट स्टिल उनके पास जॉब नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो यंग यंग पॉपुलेशन है, ये आपका ये क्या होता है, टेक्नोलॉजी वाला जो कौन सी ट्रेनिंग होती है, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेकर, या फिर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेकर, बीसीए एमसीए पता नहीं क्या क्या करके वो खाली बैठे हुए, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। मैनी यूथ पीपल विद मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन मतलब 10th है, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, डिग्रीज लेके, दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates। ठीक है, देखो अब जो एक 10वीं पास होता है, तो वो क्या होता है ना कि उसकी ज्यादा उम्मीद नहीं होती है, वो छोटी मोटी नौकरी भी कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं लग जाएगा। लेकिन जो यूथ जो होते हैं, जो हमारी यंग जनरेशन जो ज्यादा पढ़ ली जाती है, मालूम उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो उनको जब उनके बराबर की नौकरी नहीं मिलती है तो वो नौकरी करते भी नहीं है। अब वो
अब मान लो कोई आदमी पीएचडी करके या फिर बहुत बड़ा इंजीनियरिंग करके या फिर किसी कोई डॉक्टर की डिग्री लेके ऐसे इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके लाखों रुपए खर्च करके अब वो किसी कहीं रिसेप्शनिस्ट का काम तो करेगा नहीं, है ना। जब उसे अपनी लेवल का जॉब मिलेगा तभी वो करेगा। तो इससे क्या होता है कि जब आदमी बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो वो अपनी लेवल की जॉब ढूंढता है, जब उसे लेवल की जॉब नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, बैठ जाता है, वो छोटी मोटी नौकरी करना पसंद नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ती है। जबकि जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनका उनका कुछ नहीं होता, कहीं रिसेप्शनिस्ट का काम कर लेंगे, तो कहीं मैकेनिक का काम कर लेंगे, तो कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, कुछ ना कुछ मतलब वो कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो चीज नहीं होती, क्योंकि उतना पढ़ते नहीं है और ना वो पढ़ाई पे ज्यादा खर्चा करते हैं। तो इसीलिए वो कहीं थोड़ा सा भी पढ़ लिखे 10वीं 12वीं तो उन्हें कहीं ना कहीं जॉब छोटी मोटी मिल जाती है। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified person on in one hand. जो टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं वो भी अनएम्प्लॉयड है, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. टेक्निकली क्वालिफाइड जो लोग हैं देखो टेक्निकली क्वालिफाइड होना अलग होता है और टेक्निकल स्किल होना अलग होता है। ठीक है, मान लो आपने ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ये जो इंजीनियरिंग होता है उसे क्या कहते हैं, कौन सी डिग्री कहते हैं, नहीं बीटेक, हाँ बीटेक। आपको पता है कि बीटेक कर करके भी लोग 5-5 10 10 हजार रुपए कमाते हैं। एमसीए बीसीए करके भी लोग 5 हजार रुपए में काम करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास टेक्निकली क्वालिफाइड तो डिग्री तो आ गई, लेकिन एक्चुअली उन्हें काम करना नहीं आता है। अभी आप बहुत छोटे मोटे जो ये इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, वो आपके घर की बिजली आके बना देंगे, उनको सब पता रहेगा कहाँ कहाँ क्या लगाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बीटेक कर लेते हैं, लेकिन उनको एक तार लगाना नहीं आएगा, कहाँ लगाना है ना। तो इसीलिए इन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में जाते हैं और एक्चुअली जब काम करना पड़ता है तो उन्हें काम करना आता ही नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकली उन्होंने डिग्री तो ले ली लेकिन उन्हें टेक्निकल स्किल है ही नहीं अंदर। स्किल मतलब क्या होता है, काम करना प्रैक्टिकली। इसलिए आज के टाइम में प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है रट्टा मारने से। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। पीपल हु आर इन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। तो पढ़े लिखे लोग जो हमारे लिए एक एसेट हो सकते हैं, फायदा हो सकते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, बोझ, लायबिलिटी। तो लोगों में होपलेसनेस क्रिएट हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है। होपलेसनेस मतलब कि बेचारे बिल्कुल उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। उनके पास इनफ पैसे नहीं होते अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। देन inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. Unemployment leads to increase in economic overload. The dependence of unemployed on the working population increases. इससे क्या होता है कि जितनी, देखो अब अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो जितने लोग काम करने वाले हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। मान लो एक फैमिली में फादर कमा रहा है और उसका बेटा बड़ा हो गया लेकिन तब भी उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, वो बेटा अपने बाप के ऊपर बोझ बन जाएगा, अपने फादर के ऊपर, क्योंकि उसके फादर वर्किंग है और वो जो यूथ पॉपुलेशन उसके घर में जो बच्चा है वो कमा ही नहीं पा रहा है ना। तो जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही जो मुट्ठी भर काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो है बर्डन इंक्रीज होता चला जाएगा। When a family has to live around bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि मिडिल क्लास है या फिर अगर और गरीब घर का है, अगर एक कमाने वाला है और कोई है ही नहीं उसमें, तो फिर क्या होता है, बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं और उनका हेल्थ सिस्टम भी खराब होना शुरू हो जाता है। मतलब कि एक होता है ना, स्ट्रेस हो जाता है, आदमी परेशान रहता है, तो उससे उसका हेल्थ लेवल खराब होता है। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो गरीब होगा, गरीब होगा तो उसके पास कोई फैसिलिटीज नहीं होंगी, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाएगा, उसको एजुकेशन नहीं मिल पाएगा और फिर वो गरीब हो जाएंगे। तो पूरा एक सिस्टम चलता रहता है। ठीक है। In case of India, statistically, the unemployment rate is low. Unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productivity are counted as unemployed as employed. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. तो इंडिया में बेरोजगारी का दर कम दिखाया जाता है, बट एक्चुअली बहुत लोग बेरोजगार होते हैं, क्योंकि हमारे देश में थोड़ा सा भी कोई कमा रहा है तो हम कहते हैं कि वो एम्प्लॉयड है। बट अगर मान लो आप पढ़ लिख कर, मैंने जैसे कहा आपसे, अगर बीटेक कर रहे हो, बीटेक में मान लो 6 लाख 7 लाख 10 लाख आप रुपए खर्च कर रहे हो और बाद में आपको 5,000 10,000 की नौकरी कहीं मिल रही है, तो फिर उसमें वो आप कह तो सकते हो कि मैं एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन वो एक्चुअली आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं। तो एक्चुअली दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दे मेड देयरफॉर वांट वर्क ऑफ देयर चॉइस। Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. जो गरीब व्यक्ति होता है
तो वो तो खाली हाथ बैठ ही नहीं सकता, उसे तो कहीं ना कहीं काम करना ही है। तो वो अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हो मिले या कैसे भी मिले, फिर वो मजदूरी करना, कहीं भी कुछ भी काम करना वो शुरू कर देते हैं। their earning keeps them on a bare subsistence level, वो सिर्फ इतना कमाते हैं कि कम से कम वो भूखे ना मरे, उनका गुजारा चल सके। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the field, even though not everybody is really needed. So there is this guys unemployment in the agricultural sector, वही मैंने बता दिया आपको, but the entire family shares what has been produced. This concept of sharing of work in the field and the produce raised reduces the hardship of unemployment in the rural sector. देखो रूरल सेक्टर में ये बता रहे हैं कि भले ही लोग दिखते हैं कि मतलब 4 लोग की जरूरत है तो उस पर 8 लोग लगे हुए हैं, लेकिन गांव में क्या होता है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसका बोझ थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की इतनी आवश्यकता भी नहीं होती है। शहरों में देखो लोगों की आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन गांव में लोगों की आवश्यकता भी कम है, उनकी सोच भी थोड़ी लिमिटेड होती है, और जितना उनका पैदावार होता है तो वो भले ही मार्केट में ना बेचे, लेकिन वो खुद मतलब भूखे नहीं मरते हैं। तो किसी के पास भी जमीन है गाँव में तो भूखा नहीं मरता है, वो अपना गुजारा कर लेता है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम तब होती है जब एक गाँव में व्यक्ति रह रहा है लेकिन उसके पास खुद की जमीन नहीं है, या फिर शहर में रह रहा है उसके पास खुद की जमीन नहीं है। तो जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखो क्या स्टोरी दी हुई है इसमें, स्टोरी ऑफ अ विलेज। There was a village inhabited by several families. Each family produced enough to feed its members. Each family met its needs by the members making their own clothes and teaching their own children. One of the families decided to send one of its sons to an agriculture college. The boy got his admission in the nearby College of Agriculture. After some time, he became qualified in agro engineering and came back to village. He proved to be so creative that he could design an improved type of plow which increased the yield of wheat. Thus, a new job of agro engineer was created and filled। मतलब ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो है एक गांव में अगर लोग पढ़े लिखे होते हैं तो किस तरह से वो अपनी हालत को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किल एंड ट्रेनिंग अगर आपके पास है तो आप पूरी जो है अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली देखो यही हमने इस चैप्टर में आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और इस चैप्टर में हमने देखो जो मेन चीज आपको फोकस करनी है दैट इज व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, what is human capital, what is human capital formation, then 3 elements which decides the quality of human population, that one is education, health, training and skill, and then last में आप पढ़ोगे about unemployment. Unemployment is a state एक ऐसा एक state होता है when a person is willing to work at the given wages but he is not finding the job. Then unemployment is of different types. One is your disguised unemployment and other is अच्छा दो तरह के होते हैं, रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? seasonal and disguised. Seasonal means when this is related to the agricultural sector, when farmers they get job or they work for only 6 to 7 months in a year, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी 6-7 महीने के लिए होती है, इसलिए ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देन दूसरा है आपका disguised. Disguised means when people appear to be employed but they are not actually contributing in the production level, so their productivity is zero. So these people are known as this state is known as disguised unemployment. एंड देन शहरों में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? बेसिकली यूथ से रिलेटेड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और टेक्निकल नॉलेज उनके पास होती है, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज जो है इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल पाती हैं। तो ये आपका चैप्टर आपका फिनिश होता है। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, इसकी आप रीडिंग कर लीजिएगा ना। ये कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही दिए थे। आज जो है आप ये व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ, ये आप कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन, ये तो आपको उसी समय मैंने दे दिया था, ये भी दे दिया था। हाँ, ये करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9। तो ये सारे क्वेश्चन मैं पहले दे चुकी हूँ, और जिसपे मैं ब्लू टिक कर रही हूँ आज दे रही हूँ आपको, क्योंकि ये टॉपिक्स में हमने आज ही फिनिश किए। सो व्हाट डज हेल्थ प्ले इन द, ये आप करोगे पॉइंट वाइज, हर आंसर आपको करना है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, then why is हाँ ये what is the difference between disguised unemployment and seasonal unemployment, वो भी आपको पूरी बुक में दिया हुआ है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा जो पैराग्राफ है आपका, ये पूरा आंसर है, ये पूरा दिया हुआ है, डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जो है आपका है
Why is educated unemployed a peculiar problem of India? तो अभी वो हमने पढ़ा था, जब शहरों की बात होगी नीचे, जहां पर भी disguised unemployment खत्म होगा, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ आपका इसी आंसर के ऊपर बेस्ड है। Why is educated unemployed? भारत में जो एजुकेटेड है वो अनएम्प्लॉयड क्यों है? a peculiar problem कैसे है, मतलब उसके ऊपर आपको लिखना है। देन ये कुछ क्वेश्चन आप ना भी करना चाहे तो ठीक है, 11 क्वेश्चन तक आप कर लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 11 क्वेश्चन आप पूरे कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये इतना करके आप जो है अपनी कॉपीज जो है गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे करेक्शन के लिए, और उससे फिर मैं आपको, लेकिन मुझे मंगाना भी पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चेक करने में दिक्कत होती है ना, आई साइट पे इम्पेक्ट पड़ता है, तो जैसा